तो मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज 24 जनवरी शुक्रवार का दिन है। और आज के समय, आज के इस दिन हम लोग आपसे बैठक कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोगों ने इस बैठक को जो है वो विलंबित करके आज के दिन रखा, कल से आज में रखा है। तो हम लोगों को एक दिन का और इंतजार करना पड़ा, परंतु हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उसकी वजह से लोग कम नहीं हैं। तो इसका अभिप्राय, इसका मतलब ये है कि लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं हमारी बैठकों के अंदर। और जो लोग स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर जो चीजें क्या विकसित हो रही हैं, क्राउड इन्वेस्टिंग में क्या विकसित हो रही है, इन सभी चीजों के बारे में लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि 1 से लेके 10 के स्कोर के ऊपर आप मुझे बताएं कि आप कितना अच्छा जो है मुझे देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज को सुन पा रहे हैं। हिंदी कक्ष से मैं यहाँ पर विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर यदि आप मुझे कुछ फीडबैक दें कि आपको यदि हिंदी कक्ष में आवाज ठीक आ रही है तो मैं यहाँ पर मुझे जो है 10 नंबर दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिव शंकर जी और योगेश जी। तो इस तो यहाँ पर हम लोगों को प्रतिपुष्टि मिल रही है। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि आज एक ऐसी बैठक होगी, उसका विषय जो होगा वो काफी दिलचस्प रहेगा। और मैं यहाँ पर आज यूएसटी के जो संरचना है उसके बारे में बात करना चाहूंगा, कानूनी और वित्तीय संरचना। और उसके बाद हम जो है अगले विषय के ऊपर जाएंगे, जो कि किस प्रकार से जो मुनाफा होगा वो किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से वो आएंगे, किस प्रकार से जब वो मुनाफे आएंगे तो वो किस प्रकार से साझा किए जाएंगे अपने सह मालिकों के बीच में कंपनी द्वारा। और 2024 में हमारी बहुत सारी जो चर्चाएं थी वो इसी विषय के ऊपर थी। पर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूंगा एक नई खबर की तरफ, और जो पिछले बैठक से लेकर अभी तक हुई, और जो कि एको टेक्नो पार्क से संबंधित है। और एक जो पटरी है, जो कि जिसको लाइन 6 और 7 का नामांकन दिया गया है। और ये आपके साथ मैं खबर को साझा करना चाहता हूं क्योंकि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो कोई कह रहा है कि नमस्कार रीगा से, और रीगा को भी मेरा नमस्कार। तो चलिए, आइए इस खबर को सुनते हैं और को मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण। और यहाँ पर तो यू पॉड्स के जो कि दो सेमी रिजिड, जो कि लाइन 6 और 7 के ऊपर जो है वो लगातार तरीके से यूएसटी टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर उसका परीक्षण लगातार तरीके से किया जा रहे हैं। और इनका जो जो निर्माण है वो 60 टन के तक के बोझ के लिए किया गया है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि वो कार्य संचालन उनका जो सफलतापूर्वक किया गया था, परीक्षण किया गया था। और जो दूसरे वाला है हैवी ड्यूटी ट्रैक्स हैं, हैवी ड्यूटी पटरियां हैं, हैवी ड्यूटी ट्रैक्स हैं। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो इनको जो है बहुत बार इनको सैंटा बारबरा कहा कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक बहुत सांता बारबरा करके एक टीवी शो होता था 1980 1990 में। और उसके अंदर आप देखेंगे तो वो बहुत सारी जो जो ये जो आर्चेस हैं, ये आर्चेस ये आपको बिल्कुल सांता बारबरा की ही याद दिलाएंगी। और इनको जो परियोजना थी, ये परियोजना 2 चरणों चरणों में बांटी गई थी। पहला चरण
को पूरा कर लिया गया है, जहां पर जो संरचना है, अवरसंरचना है, उसको बनाना था, पावर सप्लाई, और साथ ही साथ उसके अंदर जो लाइटनिंग थी उसको पूरा करना था। और उसके बाद जो दूसरा चरण है कि एक बार जब ये पूरा कर लिया जाएगा तो जो ट्रैक्स है, तो 900 मीटर की जो लंबी जो लाइन है वो बनाई जाएगी, वो निर्माण किया जाएगा, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ यानी कि सबसे ज्यादा लोड डाला जाएगा। और एक चीज और देखने की, जो यहाँ पर जो ये लाइन बनेगी, जो वो उसमें बहुत कम अ, कम जो है उसमें उसमें जो है वो माल लगेगा। और उसके बाद जो लाइन नंबर 7 है, जो लाइन नंबर 7 है, उसका भी 1200 मीटर तक का जो है वो लंबी पटरी बनाई जाएगी। और ये जो पटरी है, इसके अंदर परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार से जो जो बहुत भारी यू पॉड्स हैं 20 टन के, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितना जो है वो गंभीर और कितना हैवी ड्यूटी जो है ये पूरी संरचना होने वाली है। और ये यू पॉड्स जो हैं वो 20 टन के हैं, वो काफी भारी हैं। और ये लाइन 7 की महत्वपूर्ण विशेषता होने वाली है। और इसको 180 मीटर के बीच में, जो आप देखेंगे कि 180 मीटर के बीच में जो है आपको दिखेगा कि वो आर्चेज या जो जो एक ऐसी अवर संरचना या स्ट्रक्चर लगेगा जो कि जो कि इनके बीच में रहेगा, इतनी दूरी पर रहेगा। तो 180 मीटर काफी दूर होता है। और ये पूरे की पूरी जो लाइन है, जो ट्रैक्स है, वो उनको उठाएगा। ये यूएसटी का जो डिजाइन है, ये हैवी ड्यूटी रोलिंग स्टॉक जो है उसको पूरा करेगा। और साथ ही साथ ये हर मौसम में ये कार्य संचालित रहेगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लाइन 6 और लाइन 7 की जो जो निर्माण की प्रक्रिया है, ये बताता है कि जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी जो है, वो वो कस्टमर के यानी कि ग्राहकों के मांग के ऊपर बनाई जा रही है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, तो ये जो कि जैसे कि जो चरण 1 था, जहां पर हम लोगों ने आर्चेज या जो सपोर्ट है वो सारी की सारी चीजें, पावर सप्लाई और लाइटनिंग जो है वो बनाई है। ये स्टेशंस हैं। तो आप इसको एक कोण से और दूसरे कोण से, आप दोनों कोणों से इसको देख सकते हैं। तो तो कार्य जो है वो यहाँ पर इस अवसंरचना में शुरू कर दिया गया है। और 2025 में ये कार्य, निरीक्षण कार्य, ये निर्माण कार्य, ट्रैक का इंस्टॉलेशन, ये लगातार तरीके से चलता जाएगा, परीक्षण चलता जाएगा, यूपॉट्स का परीक्षण चलता जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सारी की सारी चीजें जो हैं वो योजना के अनुसार चल रही हैं। तो केवल और केवल शारजा के अंदर ही नहीं, यूएई में नहीं, बल्कि एको टेक्नो पार्क जो कि मारिना गोरका बेलारूस में है। और ये बहुत ही अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। और मैं ये कहूंगा कि ये काफी प्रेरणादायक भी है। तो बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि ट्रांसलेशन के बारे में, अनुवाद के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपके पास अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद मौजूद है। तो आपको केवल और केवल अपनी स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे कि एक ग्लोब का चिन्ह है, उसको आप उसे दबाकर हिंदी या अंग्रेजी जो है वो वो आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो मॉडरेटर जी ने एक स्क्रीन शॉट को साझा किया है कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया हो सकती है। और आप इसका इस्तेमाल कीजिए और भटकिए नहीं, क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। और एक और खबर जो थी वो ये, तो शारजा के अंदर एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल आया, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो मुझे एक क्षण दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। और तो ये मैं आपको ये खबर देखता हूँ और आपको सही खबर, सटीक खबर आपको देता हूँ। और ये जो खबर है ये हाल ही में प्रकाशित की गई है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये खबर जो थी वो प्रस्तुत की गई थी। तो आर एन टी सेंटर, जो कि शोध और अनुसंधान, जो शारजा पाक के हैं, तो वो जो है वो नवोन्मेष के लिए जो आए हैं। और इसका मतलब यह है कि जो कंपनी के पास अब जो है वो बहुत ही जो सुदूर पार्टनर्स हैं वो हैं। और ये यहाँ पर जो फ्री जोन ऑपरेशंस के जो निदेशक थे, उन्होंने यहाँ पर वो आए और उन्होंने पूरा का पूरा जो था वो निरीक्षण किया। तो बैठक के अंदर, मीटिंग के अंदर, जो एस आर टी एस आर टी पार्क के जो जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने सरकारी संबंध और डिजिटल परिवर्तन के निदेशक, श्री जोन संचालन के निदेशक भी इस बैठक में शामिल थे। और उन्होंने यहाँ पर बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के रणनीतिक विकास के हिस्से के रूप में यूस्काई से जो है वो बातचीत की। और जो गठबंधन है यूस्काई के साथ नए नए मौके जो है वो खोलेगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही दक्ष और जो दक्ष तरीकों से जो है वो कार्य कार्य करेंगे। और साथ ही साथ वो जो है वो सतत रूप से सतत विकास प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए वो सारा की सारी बातचीत की गई। और जब अलग अलग लोग, जो प्रतिनिधि मंडल, जो बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल या कोई प्रबंधन, किसी कंपनी के प्रबंधन, जो मुख्य प्रबंधन के जो लोग हैं, वो जब पार्क में आते हैं और वो देखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका विस्तार हो, उनकी कंपनी का विस्तार हो। और वो चाहते हैं कि हम लोग जो है उस प्रौद्योगिकी का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसके हम सभी लोग सह मालिक हैं। तो ये हमारी कंपनी के और हमारी कंपनी की जो साख है उसको भी मजबूत करता है। और साथ ही साथ उसका जो भविष्य है उसके बारे में भी एक संकेत देता है कि इस क्षेत्र में भविष्य कितना सुदूर है, कितना ज्यादा सुदृढ़ है। और इससे पहले इटली के भी प्रतिनिधि मंडल जो थे वो आए, और जो कि आर एन डी सेंटर में आकर जिन्होंने आकर बैठक की और स्पष्ट प्रदर्शन किए। तो ऐसी जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली बैठक के अंदर, कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल का जो आने वाले भविष्य में ज- जो कि विजिट्स हैं, ये जरूर जो हैं वो बढ़ेंगे। और अब समय ऐसा आएगा जब हम लोग जो जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं उनकी भी शुरुआत होते हुए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ स्पैमिंग चल रही है यहाँ पर। तो भारत से कोई है जो चैट में वो कुछ लिख रहे हैं। तो मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं नियमों के बारे में दोस्तों। हमारी बैठकों के जो नियम हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रश्न ना पूछें। क्योंकि क्योंकि ये जो है हमारे लिए, जो जो विघटन जो है वो मेरे लिए और हमारे यहाँ पे जो दर्शक हैं उनके लिए जो है वो उनका जो जो ध्यान है वो भटका देते हैं। तो आप चैट पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो रुस्लान, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसको इसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ चैट में मत लिखिए। अगर वो प्रौद्योगिकी के लिए अच्छा भी है, प्रौद्योगिकी के लिए, तब भी थोड़ा रुकिए। क्योंकि क्योंकि ये जो जगह है, जो ये स्थान है, ये जो बैठक है, ये बैठक आपके रेफरल लिंक्स के लिए या आपके सोशल मीडिया के लिंक्स के लिए नहीं है। मैं ये कहूंगा कि ये शिष्ट व्यवहार नहीं है। तो चलिए, हम लोग आगे टॉपिक पर चलते हैं, इस शीर्षक पर चलते हैं जिसके लिए सभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
और हम लोग जो है यहाँ पर यूएसटी टेक्नोलॉजी और पूरी संरचना के बारे में और किस प्रकार से जो ये मॉडल है ये बना हुआ है, तो मैं शुरुआती बिंदु से शुरू करूंगा कि ये सारी की सारी चीजें कैसे शुरू हुई पिछले कुछ दर्जनों वर्षों के अंदर, और किस प्रकार दर्जनों वर्षों के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी सामूहिक कंपनी बन गई। और अब ये जो कंपनी है, और इस कंपनी के पास अब बहुत सारे परिसंपत्ति है, और दृश्यमान अदृश्य परिसंपत्ति है, साथ ही साथ बहुत सारे इंजीनियर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनके पास इस समय 1,000 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। तो हम लोग इसे वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा R&D इंस्टीट्यूट इसको कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किस प्रकार आगे बढ़ी, किस प्रकार से इनकी क्या कहानी है, किस प्रकार से योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया, और यदि हमें इसके बारे में जानना है तो हम लोगों को इतिहास में जाना होगा। तो दोस्तों, तो हम लोग उस शुरुआती बिंदु पर जाते हैं जहां पर यह इतिहास शुरू हुआ। बहुत ही सरल चीजों के साथ मैं शुरू करूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जटिल चीजों को हमें सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि आप सभी लोग इस सामूहिक कंपनी की संरचना को बहुत ही सरल शब्दों में समझें, और ये ही प्रारूप होगा हमारी बैठक के अंदर। तो आपके हिसाब से मुझे बताइए कि ये कब शुरू हुआ, और वो कौन सा एक कारक था, निर्णायक कारक था, कि जो हम लोगों ने आज, हम लोगों को जो उपलब्धियां प्राप्त हैं वो शुरू हुई। आप लोगों को पता है कि आज डॉक्टर यूनिस्की जो है वो 75 सालों के हैं, और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में कर ही रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई, उस सबकी शुरुआती बिंदु कहाँ है? तो हम लोग विशिष्ट सालों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सईद जी यहाँ पर जो है वो 1978 लिख रहे हैं। तो हम लोग केवल एक सरल चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सा निर्णायक कारक था जिसने सारी चीजों को शुरू किया। ओल्गा कह रही हैं, और उन्होंने सही उत्तर दिया है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक विचार से शुरू हुई, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन की। परंतु ये जो विचार, ये जो आइडिया था, ये एक मुख्य विचार का एक हिस्सा था, और वो था रॉकेट, गैर रॉकेट, रॉकेट फ्री जो है अंतरिक्ष की यात्रा करना, उसकी खोज करना। तो तो ये सारी की सारी चीजें, इन सभी चीजों को प्रतीत कराना, इन सभी को वास्तविकता में बदलना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो शुरुआत हुई डॉक्टर यूनिट्स्की के अनुसंधान से, उनके पेटेंट से। और इसी के साथ साथ 2013 तक डॉक्टर यूनिट्स्की के पास बहुत बड़ी पृष्ठभूमि इकट्ठी हो गई थी, उनको एक समझ आ चुकी थी कि चीजें किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार नहीं होनी चाहिए। और 2013 से बहुत साल पहले उन्होंने, डॉक्टर यूनिट्स्की जो हैं, उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि एक भौतिक जो बौद्धिक जो संपदा है, उन्होंने वो बनाई, और उसके अंदर बहुत सारे पेटेंट्स उन्होंने प्राप्त किए। और फिर 2013 का समय आया जब डॉक्टर यूनिट्स्की ने अपनी परिसंपत्ति का मूल्यांकन करवाया एक स्वतंत्र कंपनी के माध्यम से। और ये जो पूरा का पूरा जो उसका उसका जो मूल्य लगाया गया वो $100 मिलियन से ज्यादा का लगाया गया, और उन्होंने एक कंपनी बनाई, यूस्काई। और यही वो कंपनी है उस बौद्धिक संपदा को के ऊपर मालिकाना हक रखती है। और उसी के साथ साथ क्लाउड इन्वेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हुई। डॉक्टर यूनिस्की ने अपनी जो बौद्धिक संपदा है उसका हस्तांतरण किया, उन्होंने उसका मूल्यांकन करवाया अपनी परिसंपत्तियों का, होल्डिंग कंपनी के माध्यम से, जिसका नाम था ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम लोग जीटीआई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कंपनी थी, ये कंपनी, एक क्षण दीजिए।
और इस कंपनी के पास हक थे निवेशकों के, कि जो जो हितधारकों का जो जो फायदा था, जो उनके जो हक थे उनको संरक्षणा के लिए थे। और जो जो भी पूरे विश्व से जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो इसके अंदर निवेश कर रहे थे, तो जो यूनिस्काई जो थी वो डॉक्टर यूनिस्की उसके उसके संस्थापक थे। और उसके बाद एक होल्डिंग कंपनी जो कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स, और उसको बनाया गया। और और जो निवेशक हैं, वो निवेशक के जो नाम थे वो रजिस्ट्री के अंदर डाले गए, जो कि रजिस्ट्री शेयर होल्डर्स की रजिस्ट्री थी। और हम लोगों को उसका एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है, उन सभी होल्डिंग कंपनीज का जो एक्सट्रैक्ट हम लोगों को प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं ERSS होल्डिंग लिमिटेड। और बहुत सारी ऐसी होल्डिंग कंपनीज भी हैं, परंतु ये सारी की सारी जानकारी आप जो है वो घोषणा पत्र यानी कि मेमोरेंडम में जरूर पढ़ी होंगी, जब आपने इस कंपनी के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और आप निवेशक बने। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि कि जो जो परिसंपत्ति है उसका अभी मूल्यांकन बहुत कम है। और इसीलिए अभी हम लोग जो है वो अभी हमारे साथ हम लोगों को बहुत सारी छूट प्राप्त हो रही है। क्योंकि यदि हम लोग अगर मूल्यांकन करेंगे परिसंपत्ति का असल मूल्य के ऊपर, तब हम लोग जो हैं जो थोड़े थोड़े पैसे में जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो 2013 से, जब एक सामूहिक कंपनी जो हम लोगों ने बनाई, और तब से आज 11 साल हो चुके हैं। और और इस 11 सालों के दौरान और भी बहुत सारी कंपनियों का निर्माण किया गया, जिसकी पहुंच स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज तक थी, ताकि वो व्यवहारिक प्रैक्टिकली इन सभी चीजों को जो है वो व्यवहारिक तौर से वो बना सके। परंतु ये जो व्यवहारिकता थी, तो उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि पर कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो प्रौद्योगिकी थी, और इसी के साथ साथ जो था, इस चीज को ध्यान रखते हुए कि स्प्रिंग की पृष्ठभूमि में यानी कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होगा, जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रमाणीकरण होगा, तो उसके लिए स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी जो है वो बनाई गई। तो जो बाजार में जाने से पहले ये प्रौद्योगिकी जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाएगी। तो एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाया गया, ताकि निवेशक जो हैं वो सुरक्षित तरीके से प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश कर सकें। और 2014 से हम लोग जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम निवेशक बने रहे। तो द होल्डिंग कंपनी जो है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स, उसके अंदर हम निवेश करते रहे। और जब एक बार निवेश शुरू हुआ, तो 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 किस प्रकार से उसको व्यवहारिक तौर पर उस निवेश को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो जीटीआई के बाद तो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का निर्माण किया गया। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि निर्माण के लिए और उत्पादन के लिए, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन के लिए और कार्य संचालन, ऑपरेटिंग के लिए जो है वो जिम्मेदार थी। तो ये जो था वो चरण, दूसरा चरण था, जो कि 2015 में शुरू हुआ। तो सबसे पहले 2013 में यूनेस्काई का निर्माण हुआ, और जो बौद्धिक संपदा थी उसका मूल्यांकन किया गया डॉक्टर यूनिस्की की बौद्धिक संपदा का। और उसके बाद जो निवेशकों को ऑफर दिया गया कि वो इस प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश करें, इसका सह मालिक बने। और जो संस्थापक थे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वो बाजार तक इस प्रौद्योगिकी को लेकर जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो बनाई गई। और उसके माध्यम से जो था वो पैसा जो था वो उगाहा गया, फंड रेजिंग हुई, वित्त पोषण हुआ। और उसके बाद स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन इंक का निर्माण हुआ, जो कि क्लोज्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कि जीटीआई के अंतर्गत आती है। तो तो
तो स्ट्रिंग जो जीटीआई है वो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के 100% मालिकाना हक रखती है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा कि हम लोग जो हैं वो जीटीआई के शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, और जीटीआई ने एक कंपनी बनाई है स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, जिसके ऊपर वो पूरा मालिकाना हक हक रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्याशित तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, जो जीटीआई कंपनी के जो सह मालिक हैं वो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज जो है उसके भी, वो उसके ऊपर भी मालिकाना हक रखते हैं। तो यहां पर निवेशकों को ये ध्यान रखना होगा कि निवेशकों के पास सहमालिक हक स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन इंक के ऊपर भी है। तो 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 इको टेक्नो पार्क का डिजाइनिंग करनी थी, उसका पूरा कार्य करना था। तो उसके लिए स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। और डिजाइनिंग के बाद आपको क्या लगता है कि अगला कदम क्या होगा कंपनी का? आपको क्या लगता है कि डिजाइन के बाद वो कौन सा चरण आएगा, वो कौन सी स्टेज आएगी? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसके बाद कौन सी कंपनी को, किस कंपनी का निर्माण किया गया, परंतु शायद आपको जो है वो उसका उत्तर पता हो या ना पता हो। ओल्गा कह रही है कि फंडिंग के लिए, तो पर फंडिंग के लिए तो 2014 में जो है हम लोगों ने जीआईटी जीटीआई का निर्माण किया 2014 में, और प्री आईपीओ शेयर्स जारी किए। तो फंडिंग जो है या धन उगाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक, वो सही नहीं है। तो ये जीटीआई के माध्यम से 2014 में हुआ। जीटीआई जो था उसका निर्माण 2013 में हुआ, लेकिन 2014 में जो फंड रेजिंग शुरू हुई, और उसके बाद सतीश जी कह रहे हैं कि उसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो तो अब बिल्कुल सही कि एक प्रोडक्शन कंपनी यानी कि एक उत्पादन कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम है एसवी प्लांट्स, जो कि निर्माण और उत्पादन करती हैं उन सभी चीजों का, उन सभी पुर्जों का जो कि जो कि जो कि जीटीआई के लिए आवश्यक हैं, जो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के लिए आवश्यक हैं। यू पॉड्स, उदाहरण के तौर पर यू यू पॉड्स, एक बार फिर से दोहराते हैं क्योंकि इसका हम अभ्यास करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, डॉक्टर यूनिस्की के पास थी, जिसका उन्होंने यूनिस्काई बनाया। उसके बाद उन्होंने जो बौद्धिक संपदा का हिस्सा जो था वो जीटीआई की तरफ उन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई। और उसके बाद फंड रेजिंग शुरू हुई। और फंड रेजिंग के बाद ये बहुत ही तार्किक था कि कि इंजीनियरिंग गतिविधियां शुरू हों। तो उसके लिए स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया गया। यू यूएसटी, या रूस में हम इसे स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक कहते हैं। तो सारी की सारी चीजें होने के बाद उसके बाद उत्पादन करना था, प्रोडक्शन शुरू करनी थी। तो यहाँ पर एसवी प्लांट का निर्माण हुआ। और मैं आपको तिथि के अनुसार आपको लेकर जा रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुछ जो कदम थे वो जो थे वो समकालीन समय में लिए गए, यानी कि पैरेलली, यानी कि एक ही समय में लिए गए। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है वो ये कि इस प्रक्रिया के बाद जब फंड रेजिंग शुरुआत हुई, तो जब जब इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग हुई, तो कंपनी ने जो है अपनी जो पहले कंपनी के पास पेटेंट्स थे जो कि ऐसे परिसंपत्तियां थी जो ठोस नहीं थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने दूसरे ठोस जो जो परिसंपत्तियां थी, जो एसेट्स थी, वो लेने शुरू किए। तो आपको कुछ आप जरूर बता सकते हैं कि जो हर साल जो प्रकाशित होती हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वित्तीय रिपोर्ट्स, तो उसमें आपको जरूर ब्यौरा दिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी वो ठोस परिसंपत्तियां हैं जिनको आप देख सकते हैं, वो कौन सी परिसंपत्तियां हैं जो कि जिनका निर्माण किया गया। और ये जो कंपनियां थी, ये कंपनियां समकालीन समय में यानी कि पैरेलली इनका निर्माण किया गया स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के साथ साथ।
और ये कंपनियां जैसे एसवी प्लांट्स है, वो कोई कह रहा है कि एको टेक्नो पार्क। तो तो एको टेक्नो पार्क से आपका क्या मतलब है सतीश जी? गुलशराद जो है वो एक कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे विषय से अलग है। तो अब आप बिल्कुल पास आ रहे हैं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि एसवी प्लांट्स, ईटीपी, टेक्नोपार्क और एक नौ माला जो इमारत थी। तो रूसलान कह रहे हैं कि उत्पादकता के साधन। देखिए, अगर कंपनी को कुछ भी निर्माण करना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर जो भी उत्पादन के कार्य करने हैं, जैसे कि यूपॉड्स बनाने हैं, निर्माण करने हैं, तो मशीनरी का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमारे मेहमान है, एलेक्जे। वो कह रहे हैं कि हमें मुख्य मुख्य बिंदु बताए कि लाभांश कब दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो यदि आपको इसके उत्तर चाहिए एलेक्से, तो आप 3 या 4 बैठकें देखें, रिकॉर्डिंग्स देखें, और आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। पिछली बैठक में हम लोगों ने इस बात के ऊपर सहमति की थी कि हम डिविडेंड्स के लाभांश के विषय को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही दृष्टिकोण से उस विषय को हम लोगों ने चर्चा की थी। और मैंने वाकई में आपसे इस बैठक की शुरुआत में कहा था कि जब मैं अपनी बैठक कर रहा हूं, उसका संचालन कर रहा हूं, तो आप मुझे प्रश्न प्रश्न नहीं पूछेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पर जो हमारे साथ हर बैठक में जुड़ते हैं, तो मैंने डॉक्टर यूनिस्की की जो वार्षिक रिपोर्ट थी, और उसके बारे में हमने चर्चा की। और क्या उन्होंने उन्होंने कहा कुछ ऐसा? उन्होंने कुछ चीजें नहीं कही, लेकिन लोगों को लगा कि उन्होंने कहा है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे कि वो कहावत को आप सुनते हैं कि, और कि आप जो हैं वो सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखता है। तो उसी प्रकार लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना होता है। तो रुस्लान, अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा दिखाई देता है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ओल्गा ने मुझे मुझे जवाब दिया कि कि वाकई में जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो ये परिसंपत्ति की मैं बात कर रहा हूं। और उन्होंने जो जो पहले इको टेक्नो पार्क था, उसके डिजाइनिंग के लिए कंप्यूटर्स की मशीनरी की आवश्यकता थी, सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता थी जो कि कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सभी के सभी ठोस परिसंपत्तियां हैं। और कंपनी जो है उन्होंने इन सभी जो परिसंपत्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया, और उसके लिए बहुत सारी कंपनियों का निर्माण किया गया जो कि इन परिसंपत्तियों के मालिकाना हक रखती हैं। और वो सभी की सभी कंपनियां यूएसटी कंपनी ग्रुप्स, यानी यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के का हिस्सा हैं। और एक कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा कंस्ट्रक्शन। ये एक लिमिटेड कंपनी है। और ये कंपनी जो है वो उन जहां पर भी ये कंपनी जो कार्य कर रही है, तो उस परिसंपत्ति की मालक है। और उसके बाद यूएसटी ग्रुप कंपनी के साथ साथ किनर कंपनी और साथ ही साथ सिग्मा प्रोजेक्ट्स भी, उसके पास भी जो परिसंपत्तियों का मालिकाना हक है। तो तो ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा हैं। तो हम लोगों को यहां पर ये समझना होगा कि जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एक क्षण दीजिए। तो तो जो यूएसटी कंपनी है वो एकल कंपनी या कॉरपोरेशन नहीं है, या कोई एसोसिएशन नहीं है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि
जब वो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये केवल एक एकल कंपनी है। जी नहीं, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि दूसरी कंपनियों के साथ जुड़ाव रखती है, ताकि जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का कार्यान्वयन हो सके। तो मूल रूप से ये एक पूरे के पूरा एक ढांचा है, जहां पर जो कानूनी इकाइयां जो हैं, कानूनी कंपनियां जो हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, और वो है कार्यान्वयन करना, जो है इस प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन करना। तो तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो जो यूनिट्स की कंपनीज है वो एक कंपनी नहीं है, या कोई होल्डिंग नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एक ऐसा समूह है, एक ऐसी संरचना है, जो कि जो कि संबंधित कंपनियां हैं, जो कि लीगल एंटिटीज हैं, कानूनी इकाइयां हैं, कानूनी कंपनियां हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो सके। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। तो कंपनी जो है यूनिस्काई द्वारा बनाई, यूनिस्काई कंपनी जो थी वो डॉक्टर यूनिस्की ने बनाई, जो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित थी, जो कि $400 बिलियन का मूल्यांकन था। और उसका एक हिस्सा जो है वो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट को हस्तांतरित किया गया, ताकि जो फंड रेजिंग है वो प्रक्रिया को शुरू किया जा सके, ताकि प्रौद्योगिकी को है कार्यान्वयन किया जा सके, उसको जीवांत किया जा सके। और एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाया गया कि होल्डिंग कंपनी के माध्यम से फंड रेजिंग, धन उगाहा जा सके। तो इसीलिए जो पेरेंट कंपनी थी, जो मुख्य कंपनी थी, जो कि बौद्धिक संपदा, जिस जो कि मालिकाना हक रखती है, तो इंजीनियरिंग कंपनी का निर्माण किया गया, और वो थी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, ताकि परियोजना का कार्यान्वयन किया जा सके। और उत्पादन के लिए, उत्पादन जो 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 प्रोडक्शन कंपनी थी, उत्पादन की जो कंपनियां थी, जो कि रोलिंग स्टॉक्स का निर्माण करते हैं, मोटर व्हील्स जो सारे के सारे हिस्से बनाती हैं, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं, तो एसवी प्लांट्स का निर्माण किया गया। तो वहां पर उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो पांचवी, जो सारी की सारी जो परिसंपत्ति जो कंपनी ने जो खरीदना शुरू किया, और साथ ही साथ एक कानूनी ढांचा बनाने की आवश्यकता पड़ी, ताकि जो जो प्रबंधन किया जा सके इन सभी ठोस परिसंपत्तियों का, टेंजिबल एसेट्स का। तो जो कंपनियों जिसके बारे में मैंने बताया आपको, ये सब परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए बनाई गई थी। लेकिन आपको ये पता है कि जहां पर जो कंपनी का जो कार्यालय है, वो जो है वो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज कंपनीज द्वारा जो है उसका मालिकाना हक रखती हैं। ये कोई किराए की जगह नहीं है, बल्कि ये यूएसटी कंपनी की जमीन है, और ये ठोस परिसंपत्ति है। और साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि बहुत सारे दूसरे मशीनरी के उपकरण जो कि मौजूद हैं, जो कि कंपनी है, जैसे कि कारपोल, ट्रैक्टर्स, एक्सकवेटर्स। तो सारी की सारी चीजों की जो मशीनरी की आवश्यकता है, वो सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने वीडियोस के अंदर देखा, जो आपने अपनी आंखों से देखा, तो ये सारी की सारी जो मशीनें हैं, ये सारी की सारी मशीनें अव्वल नंबर की मशीनें हैं। और ये ऐसी कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, जो कि जो कि बहुत ही अपने अपनी जो प्रौद्योगिकी के अंदर, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। तो सारी की सारी मशीनरी जो है वो अव्वल दर्जे की जो है वो मशीनरी है। और ऐसी तो कुछ मशीनें ऐसी भी उस कंपनी की भी हैं, जो कि पूरे सीआईएस के जो क्षेत्र है, वो सीआईएस के अंदर मौजूद नहीं है, केवल और केवल टेक्नोपार्क के पास है। और जब मैंने खुद प्रतिनिधि मंडल को जब मैं वहां लेकर गया, तब मैंने इन मशीनों को देखा। और ये जो प्रतिनिधि मंडल था, ये बड़े बड़े लोगों के साथ था, जो कि जैसे कि मुझे याद है कि प्रतिनिधि मंडल में एक प्रमुख थे, जो कि ट्रेन स्टेशंस का एक प्रमुख थे। और उन्होंने कहा कि ये मशीनरियां तो हमारे पास भी नहीं है।
और जैसे कि यूएसटी कंपनी के पास है। तो ये सारी की सारी परिसंपत्तियां जो हैं, ये सामूहिक कंपनियों की ही परिसंपत्ति है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वित्तीय रिपोर्ट्स के अंदर ये सब लिखा हुआ है, जो कि कंपनी जो है वो बेलारूस के क्षेत्र से, प्राधिकरण से हर साल इनको जो है प्रकाशित करती है। इनका लेखा पालन होता है, ऑडिट होता है। और यदि आप देखना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो कंपनियां हैं, जो ये हमारी कंपनियां हैं, वो अलग अलग परिसंपत्तियों को खरीद रही हैं। अलग अलग मशीनों को खरीदना। हम इन सभी मशीनों को जो है उत्पादन के साधन कह सकते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत तकनीकी जो पृष्ठभूमि नहीं है, परंतु मैं चाह रहा था कि सरल भाषा में मैं आपको समझा सकूं। तो सारी की सारी जो चीजें हैं, वो आप देखेंगे कि जो भी परिसंपत्ति है, वो परिसंपत्ति जो है वो सामूहिक कंपनियों और वो प्रॉपर्टी की सूची के अंदर, परिसंपत्ति की सूची के अंदर जोड़ी जाती है। और मैं आपको ये आभास दिलाना चाहता हूं कि निवेशक जो है वो 100% जो है वो सहमालिक है। और यदि क्योंकि हम लोग हजारों की संख्या में हैं, परंतु यदि हम लोग देखें कि कि हम लोग जीटीआई के माध्यम से हम सहमालिक हैं इन सभी परिसंपत्ति के। मैंने बैठकों के अंदर ये भी कहा है कि आपके पास प्री आईपीओ शेयर्स की कितनी संख्या है, आपने जितना निवेश किया है इस प्रौद्योगिकी के अंदर। तो किसी के पास मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी के पास 2 सेंटीमीटर है पटरी का, किसी के पास स्टेशन के ऊपर 3 स्क्वायर मीटर है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग इसको पूरे को अगर हम लोग बांटते हैं कि कितने प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं वो बटे हैं, आपका पैसा और परिसंपत्ति, जो ठोस परिसंपत्ति है, ये आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि आपका निवेश कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है। कि जो क्राउड फंडिंग के अंदर जो निवेश आप लोगों ने किया है, वो निवेश जो है वो कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं अब यहाँ पर एक व्यक्ति को अवसर दे सकता हूं कि कितने अच्छे से आपने जो है इस पूरी संरचना को याद कर लिया है, और सारे के सारे तत्वों के बारे में आपको अब जानकारी है। तो कौन है जो मुझे अब यूएसटी की पूरी संरचना, स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है? कोई भी जो कि मुझे कंपनी का नाम ही नहीं, बल्कि मुझे बताएं कि किस प्रकार से जो कार्य था, तो उस कार्य के लिए कौन सी कंपनी को बनाया गया और किस तिथि को बनाया गया। तो इसको एक छोटा सा हम लोग रिकैप करते हैं, छोटी सी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो यूएसटी के साथ हैं। तो कोई है जो दोहरा सके, जो कि मुझे रिकैप कर सके, दोहरा सके, और कोई भी अपना हाथ खड़ा कर सकता है, संक्षिप्त रूप से मुझे बता सके। और आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और हम आपको माइक दे सकते हैं। तो कोई है जो यहाँ पर हिम्मत के साथ अपना हाथ खड़ा कर सकता है और इस इन सामूहिक कंपनियों के बारे में हमें बता सकता है? कोई भी? और यहाँ पर तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप सभी शर्मा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कंपनियों का आपने नाम लिया जो कि मैं पहली बार सुन रहा था। जी हाँ अलेक्जेंडर जी, हम लोगों को उनके कानूनी नाम नहीं शायद पता थे, परंतु मैं यहाँ पर आपको एक तार्किक श्रृंखला बताना चाह रहा था, लॉजिकल चेन बताना चाह रहा था, उस बिंदु से जहां पर सारी की सारी चीजें शुरू हुई और व्यवहारिक तौर पर वो आगे कैसे बढ़ी। तो अलगा पूछ रही हैं कि क्या कोई ऐसी जो है वो कंपनियां हैं जो कि यूएससी कंपनी की तरह संरचना के साथ चलती हैं? जी हाँ, ऐसी कंपनियां हैं ओल्गा।
और अगर हम लोग बड़ी संरचना की बात करें तो जैसे कि बहुत बड़ी संरचना जो है वो लिमिटेड, यानी कि सीमित लोग जो हैं वो इस कंपनी के मालिक होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ उत्पादन की कंपनियां हों, होल्डिंग कंपनियां हों। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक खनन की कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, और इसका एक ही मालिक होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जो कि ओल्गा ने जो प्रश्न पूछा है तो उन्होंने चैट में उन्होंने पूछा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग एक माइनिंग कंपनी, एक खनन की कंपनी का उदाहरण लेते हैं, जो कि जिसका केवल एक ही मालिक है, और ये जो कंपनी है, जो खनन की कंपनी है, जो कि खनिज पदार्थ निकालती है, अब उसके बाद उस खनिज पदार्थ के बाद उसको प्रसंस्करण करती है, प्रोसेसिंग करती है, जिससे धातु निकलता है। तो तो हो सकता है कि जो रिफाइनिंग कंपनी है, ये रिफाइनिंग कंपनी जो है उसके बहुत सारे जो जो सहमालिक हों, उसके बाद उसको बाजार में डालना है। बाजार ले जाने के लिए एक लॉजिस्टिक्स कंपनी की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद जो जो कंपनी है, जैसे कि ये कंपनी जो है, अगर हम उदाहरण लेते हैं कि ये ये कोयले की का खनन करती है, तो इनके पास ए, एक कंपनी होगी जो कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का भी निर्माण करती है कोयले के माध्यम से, और एक कंपनी ऐसी होगी जो कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण, विद्युत का निर्माण के बाद उस विद्युत को बेचेगी भी। तो ये कंपनी जो है स्वतः ही जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर की होगी, जिसके पास ये सारे संसाधन होंगे। हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं कृषि क्षेत्र से। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, और वो जो है वो जमीन के ऊपर बहुत सारी खेती करता है, बहुत सारी किस्मों की खेती करता है। उनके उनको फिर अलग अलग मशीनरी की आवश्यकता होगी, जैसे ट्रैक्टर हुआ, जो फसल काटने के लिए मशीनरी हुई। तो दोस्तों, मैं मैं पूरे के मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो उसके बाद जो जो किसान है वो बुआई करता है, उसके बाद उसकी कटाई करता है, और उसके बाद वो जो है सभी ग्राहकों तक अपने जो जो उत्पादन है वो पहुंचाता है। तो इन सभी चीजों को करने के लिए आपको अलग अलग कानूनी कंपनियों की आवश्यकता होती है। परंतु हो सकता है कि एक सामूहिक कंपनी हो या एक ही निवेशक हो जो इन सभी कंपनियों के पीछे हो। तो ओल्गा, यदि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है तो मुझे प्लस दबाइए, क्योंकि आपने कहा कि हमारी कंपनी बहुत ही अनन्य है, बहुत यूनिक है। परंतु यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि ये इतनी ज्यादा अनन्य नहीं है, बल्कि सभी की सभी सहबद्ध गतिविधियों की को सही तरीके से कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग कंपनियां हर एक गतिविधि के लिए बनाई हैं, ताकि कानूनी रूप से कोई दिक्कत ना हो। और ये भी सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यकता है कि सारे के सारे जो जो टैक्सेशन है, जो कर प्रक्रिया है, उसके हिसाब से भी कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल जो है उनका परिचालन जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज बनाती हैं, ताकि वो अलग अलग कार्य कर सकें, ताकि सारी की सारी चीजें जो हैं वो पूरी की पूरी प्रक्रिया में सही प्रकार से विकसित हो रही हैं। तो कोई पूछ रहा है कि होल्डिंग और कॉरपोरेशन के बीच में क्या फर्क है। देखिए, ये जो प्रश्न का मैं उत्तर शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, हमारे संरचना के हिसाब से अगर हम कहें तो जो जीटीआई जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि जीटीआई जो है वो अलग अलग परिसंपत्तियों के साथ अलग अलग कंपनियों का मालिकाना हक रखती है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो उनके पास अलग अलग संख्या है निवेशकों की, और ये सारे के सारी चीजें जो हैं वो जीटीआई कंपनी के अंतर्गत आती हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो जो है ये आपको अपने वकीलों से पूछना चाहिए। और हम लोग जो है कॉरपोरेट ट्रेनिंग भी करेंगे, लेकिन ये जो जो ये बैठकें हैं, ये
दिग्गजों द्वारा की जाएंगी। तो मुझे समझ तो है, परंतु मैं यहाँ पर चूंकि जो है आपको संदेह में नहीं, या मैं कोई गलत जानकारी आपको ना दूं, तो इसलिए मैं ये इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूं। तो यदि हम लोग यहाँ पर अगर अलेक्जेंडर ने कहा कि एक चित्रण करके दिखाइए इस पूरी कंपनी का, तो 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 हम लोग अपने निवेशकों के लिए एक चित्रण करके दिखाएं। तो अगली बैठक के अंदर हम लोग एक चित्रण करके दिखाएंगे। और तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम है, उसके अंदर जो है ये दर्शाया गया है, एक चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से ये होल्डिंग कंपनी जीटीआई जो है वो दिखाई देती है। परंतु उसके बाद से कंपनी ने बहुत सारी दूसरी लीगल कंपनियां, कानूनी कंपनियों का निर्माण किया है। तो जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर खबर प्रकाशित की जाएगी, लेकिन अभी हम लोग इसको यहाँ पर सीधे रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो अगली बैठक के अंदर हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से इस शीर्षक को, इस विषय के ऊपर बात करेंगे, इसको याद करेंगे, और साथ ही साथ मैं पूरे के पूरा चित्रण जो है वो आपको व्हाइट बोर्ड पर बनाकर दिखाऊंगा। तो एक और चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाह रहा था, वो ये कि और कौन सी कंपनियां हैं जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा हैं। तो ये सारी की सारी कंपनी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो जो है वो सभी परिसंपत्तियों का मालिकाना हक रखती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि जो है वो ठोस संपत्तियों का मालिकाना हक रखती हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए एक बार फिर से इसको मैं बताता हूं आपको। एक बार फिर से शुरू करता हूं। एक विचार था, एक प्रौद्योगिकी थी, सबसे शुरू में एक बौद्धिक संपदा थी, उसके बाद एक डिजाइन को लॉन्च किया गया, उसके बाद उत्पादन किया, और उसके बाद परिसंपत्ति को खरीदा गया। तो कंपनी जब एक ऐसे चरण पर पहुंच गई जहां पर उसकी प्रौद्योगिकी का प्रमाणीकरण हुआ, तो एक अंतिम, तो अब ये जो उत्पाद था वो बिल्कुल तैयार था बाजार में जाने के लिए, सारी चीजों का प्रमाणीकरण हो चुका है और हम लोगों को ये पता है। तो अब अगला कदम क्या होगा? अगला जो कदम होगा वो होगा मार्केटिंग के लिए, विपणन के लिए। तो जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रचार करने की आवश्यकता है बाजार के अंदर, और उस कार्य को करने के लिए वाणिज्य रूप से, कमर्शियल रूप से कि कार्यान्वयन किया जा सके यूएसटी का, मार्केटिंग कंपनीज का निर्माण किया गया, जो कि सफल रूप से जो है वो अलग अलग देशों में कार्य करती हैं, कार्य संचालन करती हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनियां एकदम जो है वो स्वतंत्र हैं। ये हमारे अंतर्गत नहीं आती और यूएसटी टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत नहीं आती, और वो सह मालिकों की तरह जो है उनका मुनाफे के ऊपर कोई हक नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं, इनका जो एक कार्यालय जो है वो अलग अलग देशों में होता है, मुख्य देशों में होता है। जैसे कि एक मैना क्षेत्र है जो कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का है। और और उसका जो केंद्र बिंदु है मैना मैना क्षेत्र का, वो है यूएई के अंदर। तो तो ये यूस्का टेक्नोलॉजीज का प्रमाणीकरण केंद्र भी है। तो सीआईएस के अंदर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज इंक करके है। मैं माफी चाहूंगा, तो मैं एक बार फिर से मैं बताऊं कि ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज। और ये मार्केटिंग कंपनी है जो कि रूस के अंदर स्थित है। और एक और कंपनी है जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, जिसका नाम है यूनिट्स की नसंतारा टेक्नोलॉजीज। और यहाँ से एशियाई क्षेत्र जो है वो उसके उसके ऊपर काम किया जाता है। और एक और कंपनी है जो कि यूएस के अंदर बनाई गई है, जो कि जो कि विपणन गतिविधियां, मार्केटिंग एक्टिविटीज देखेगी।
और जो कि एक बिचौलिए के रूप में काम करेगी कि किस प्रकार से उस महाद्वीप के ऊपर इस प्रौद्योगिकी को बेचा जाए। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो सामूहिक कंपनी है वो अब बड़ी हो रही है, और अब उसके साथ साथ मार्केटिंग कंपनी भी जो है वो इस संरचना में जुड़ रही हैं, जिसका मुख्य कार्य जो है वो प्रौद्योगिकी को बाजार तक पहुंचा सके। अलग अलग एक्सपोज में, फोरम्स में, वर्कशॉप्स में इस प्रौद्योगिकी को दिखा सके, उसका प्रदर्शन कर सके, अलग अलग प्रदर्शनियों में जा सके, और और जो कि एक बड़े स्तर के ऊपर मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो कर सके। तो ये जो कंपनियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सुने कि ये कंपनियां जो है वो लाभांश के अंदर उनका कोई हक नहीं है। उनका केवल और केवल जो कार्य है वो है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी को बाजार तक लेकर जा सकें, वो मार्केटिंग गतिविधियां कर रहे हैं। तो उस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनके अलग अलग कार्यालय हैं अलग अलग देशों के अंदर, और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कंपनी का अभी भी प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो नए कार्यालय जो हैं वो नए क्षेत्रों में बहुत शीघ्र खुलेंगे। परंतु ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो हमारे साथ जो है वो निवेशकों के तौर पर हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। उनका केवल और केवल कुछ कार्य है, जो विशेष कार्य है जिसको वो कार्य को अंजाम दे रही हैं। तो हम लोगों ने पूरी की पूरी कंपनियों की संरचना को आपके सामने रखा है। तो कार्य के अनुसार कंपनियों जो है वो जुड़ रही हैं। तो किस प्रकार से कार्य जो कंपनी को आवश्यकता थी और उसके हिसाब से कौन सी कंपनियों का निर्माण किया गया। यदि आप इस प्रकार से अगर आप सीखेंगे कि क्या कार्य करना था और कौन सी कंपनी ने उस कार्य को किया, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये आपको याद रखेगा कि किस प्रकार से आप पूरी की पूरी कंपनी का जो कानूनी ढांचा है उसको याद रख पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। तो कुछ ऐसे कानूनी शब्द हैं जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और ये समझने के लिए भी चीजों को आसान बना देती हैं। परंतु अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को केवल ये देखना है, ये सीखना है कि कंपनी मूल रूप से जो जो उसकी संरचना है वो किस प्रकार है। तो उदाहरण के तौर पर यदि आप डिजाइन की बात करते हैं, और तो एक इंजीनियरिंग कंपनी का निर्माण किया गया डिजाइनिंग के लिए, ताकि जो पूरी की पूरी परिसंपत्तियों का डिजाइन और उनका प्रबंधन किया जा सके, और इसी प्रकार हर एक कंपनी को कुछ ना कुछ कार्य की वजह से बनाया गया। तो मैंने यहाँ पर कुछ आपको चित्रण करके नहीं दिखाया, कोई वीडियो नहीं दिखाया। मैंने केवल और केवल आपको मैंने मैंने आपको इसको मौखिक रूप से बताया, और मुझे उम्मीद है कि मैंने संरचना को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आपको इसको याद रखने में। तो ओल्गा कह रहे हैं कि बहुत विस्तार से बताया गया और बहुत ही दिलचस्प रहा। अब केवल हम लोगों को उसको उसको याद रखना है। सुतलाना कह रही है कि सब कुछ स्पष्ट है, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है, और ये काफी दिलचस्प भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद है आप लोगों का। पर भारत से हमारे पार्टनर्स का आज कोई भी जो है वो कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोगों को चित्रण भी करके दिखाना चाहिए। जी हाँ, आने वाले बैठकों में ऐसा करेंगे। तो एक और बार मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं फिर से पूछूंगा कि कौन है जो कि संक्षेप में हमें दोहरा सके जो मैंने आपको बताया है, जो शर्माएगा नहीं, और जिसके पास हिम्मत होगी कि वो हमें बता सके कि यूएसटी की कंपनी की संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। तो शिवशंकर जी कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं। तो इसका मतलब यह है कि आपको सारी चीजें जो हैं वो सब समझ में आ रही हैं। तो कोई है जो यहाँ पर जो कि हम लोगों को संक्षेप में बताए, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, क्योंकि इस साल हम लोगों ने जो है माइक्स खोलने की प्रथा शुरू की है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो संवाद है वो दो तरफा हो। तो अभी जो है
आप एक उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति से जो कि भावी रूप से निवेशक हो सकता है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी संरचना क्या है उस कंपनी की जिसका मैं सहमालिक बनने वाला हूं। तो अब आपके पास मौका है कि जो इसका उत्तर दे सके। तो कोई है जो तैयार है? तो हमारे पास 120 लोग हैं। तो क्या कोई है जो इस संरचना के बारे में हम लोगों को बता सके? तो कौन है जो कि हम लोगों को हिम्मत करके आगे आ सके? तो कौन है जो हम लोगों को इस पूरी कहानी को एक बार फिर बताएगा? तो दोस्तों, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जूम में एक विशेषता है कि आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो तो अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे इस बैठक के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार से मुनाफा बनाया जाता है। और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से, क्योंकि अंततः यूएसटी ग्रुप का जो लाभार्थी है वो जीटीआई ही है। तो इसको याद रखिएगा। पहला, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि डॉक्टर यूनिस्की का जो मुख्य संपत्ति थी वो उनकी बौद्धिक संपदा थी 2013 के अंदर। इसका मूल्यांकन किया गया 2013 के अंदर। कंपनी बनाई गई यूनिस्काई। और उसके बाद डॉक्टर यूनिस्की ने हस्तांतरण किए जीटीआई को, जो वो परिसंपत्ति थी उसका हस्तांतरण किए। तो जीटीआई जो थी वो इसलिए उसका निर्माण किया गया ताकि पारदर्शिता से जो है उसके अंदर फंड्स को रेज किया जाए, धन को उगाया जा सके। जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट है उसके माध्यम से जो है धन को उगाहा गया। आपको ये भी समझना होगा कि यूनिस्काई जो है वो हमारे से सीधे रूप से नहीं जुड़ी हुई है। यूनिस्काई जो है वो डॉक्टर यूनिस्की की कंपनी है। और इसी के साथ साथ वो जीटीआई के भी सह मालिक हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो जो बौद्धिक संपदा थी वो उन्होंने हस्तांतरित किए जीटीआई के साथ। और डॉक्टर यूनिस्की के साथ हम लोगों ने जो है जीटीआई के अंदर निवेश किया है, हम लोगों ने अपना निवेश किया है। तो उसके बाद फंड रेजिंग शुरू हुई 2014 से। और फिर 2015 के अंदर एक इंजीनियरिंग कंपनी का निर्माण हुआ जिसका नाम था स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, जो कि एक क्लोज्ड स्टॉक कंपनी थी। और इसका कार्य था इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी और डिजाइनिंग, सारी की सारी चीजें जो कि जुड़ी हुई थी परीक्षण से लेकर उसको उसके उत्पादन तक। तो डिजाइनिंग से लेकर उत्पादन तक वो सभी की सभी यहां पर हुई। उसके बाद उत्पादन की उसका जो यू पॉड्स हैं उनका, और साथ ही साथ वो सभी के सभी ट्रैक्स को बनाना, यू पॉड्स बनाना, पटरियों को बनाना, वो एसवी प्लांट्स जो है उसके द्वारा किया जाता था। और उसके बाद सही तरीके से परिसंपत्ति का प्रबंधन किया जा सके, जो कि रियल एस्टेट के माध्यम से, जो कि ठोस संपत्तियां जो कि बढ़ रही थी, टैंजिबल एसेट्स जो बढ़ रहे थे, जैसे कि मशीनरी, गाड़ियां, जो कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो व्हीकल्स थे, एसपीवीज थे। तो वो सारे के सारे जो प्रबंधन, जो परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए जो है उसके लिए दूसरी कंपनियों का बनाया गया। तो यूएसटी के लिए ये मुख्य बिंदु थे जिनके हम सह मालिक हैं। और उसके बाद हमारे नीचे जो है और जो कानूनी कंपनियां जो हैं, जो कि जो कि प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली हम लोगों के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन वो यूएसटी के साथ, यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ी हुई हैं। और हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कि प्रचार कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इंडोनेशिया में, यूएई में, सीआईएस क्षेत्र में और यूएसए में। तो 4 मार्केटिंग कंपनियों का निर्माण किया गया।
4 अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो कंपनी के पास जो है प्रतिनिधि कार्यालय है, तो ये सही तरीका है उसको रखने का, बोलने का। और जो बाजार है उनका नाम है इंडोनेशिया, जो कि अ, उत्तरी अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूएसए और एशियाई इंडोनेशिया। तो तो कंपनी जो है इन कंपनियों के माध्यम से प्रचार कर रही है ताकि ऑर्डर्स को इकट्ठा किया जा सके। कंपनी जो है वो इस प्रौद्योगिकी को दृश्यमान कर रही है अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के अंदर, एग्जीबिशंस के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये मार्केटिंग कंपनीज द्वारा की जा रही है, और ये सक्रिय रूप से जो है ये की जा रही हैं। तो 3 मिनट के अंदर आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि ये किस प्रकार से ये संरचना दिखाई देती है। और नतालिया कह रही है कि मैं आपसे सहमत हूं कि हम लोगों को एक पेशेवर प्रस्तुतिकरण डालने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल नतालिया। हम लोग जो है अपने नए प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी की सारी चीजें जरूर लिखेंगे। एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का अनुभाग होगा जो कि ये सभी क्षेत्रों के ऊपर जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटी, किस प्रकार से आप जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को आप जो है आप परिचय करा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास खास स्लाइड्स होंगी, प्रस्तुतिकरण होंगे, और ये सारी की सारी जानकारियां जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रदर्शित की जाएंगी। तो आज का जो बैठक थी उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि आप लोगों को कुछ जानकारी हो, आपके मस्तिष्क में एक तार्किक संबंध बने कि इतनी कंपनियां क्यों हैं, उनका क्या संबंध है, जो कि आपको मदद करेगा आपको याद दिलाने में कि पूरी की पूरी संरचना किस प्रकार से समय सीमा के अनुसार बनी है, 11 साल में बनी है। तो आज मैंने आप लोगों को जो है वो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से उनकी जरूरतों के अनुसार उस कंपनी को बनाया गया। तो जैसे कि प्रौद्योगिकी थी, उसके लिए पैसा चाहिए था, उसको पैसे के लिए अम, उसके बाद पैसा आने के बाद इंजीनियर्स की आवश्यकता थी। उसके बाद प्रौद्योगिकी जो थी, तो पहले इंजीनियरिंग कंपनी आई, फिर उत्पादन कंपनी आई, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी आई, और फिर जो है प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग कंपनी आई। तो ये जो है बहुत ही सरल तरीके से किस प्रकार से उद्देश्य के हिसाब से कंपनी का समय सीमा के या समय सीमा के अंतर्गत उसका किस प्रकार निर्माण हुआ। नतालिया कह रही है कि तो पहले एक विचार हुआ, फिर उसके बाद शब्द हुआ, और उसके बाद जो शब्द था वो शब्द प्रकट हुआ, और उसके बाद एको टेक्नो पार्क में ये सारी की सारी चीजें प्रकट हुई। जी हाँ, ये बहुत ही सरल तरीका है आपने जो 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 लिखा है, परंतु मुझे लगता है कि ये इतना जटिल नहीं है। यदि आपने अभी तक प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जाना है, या आपको लगता है कि कानूनी चीजें और वित्तीय चीजें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं समझने के लिए आपके लिए, तो ये एक आसानी से आप ये सरल तरीके से आप जो है वो जानकारी को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक हम लोग यहाँ पर एक और मुख्य बिंदु के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, और वो है कि जो यूएसटी कंपनी जो है वो किस प्रकार से मुनाफा बना सकती है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये होगा कि यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो किस प्रकार से मौजूदा समय में मुनाफा कमा सकती हैं, और आने वाले भविष्य में कैसे मुनाफा कमा सकती हैं। और जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टिप्पणियां जो हैं वो हमारे एक मेहमान हैं जो कि वो कह रहे हैं कि वो अगली परियोजना के लिए कौन सी शर्तें होंगी उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको उसके बारे में कल बताऊंगा, जो कि बंद बैठक में होगा। और उस बंद बैठक के अंदर हम चर्चा करेंगे कि वो पहले कदम क्या होंगे जिनको हमें पूरा करना होगा, ताकि
तो आप जो है वो नए प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच प्राप्त कर पाएंगे? तो वो सभी पार्टनर्स जो कि सक्रिय रूप से पार्टनर्स बनना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारे अद्यतित प्लेटफॉर्म यानी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पहुंच बनाना चाहते हैं, तो आप कल जरूर बैठक के अंदर आएं। तो हम लोगों ने डिजाइन स्टडीज की, फिजिबिलिटी स्टडीज देखी, और मेरा प्रश्न ये है कि यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो आज के समय में और अगले भविष्य में किस प्रकार से मुनाफा कमाएगी। अलेक्जेंडर ने सही जवाब दिया है कि फीजिबिलिटी स्टडीज, डिजाइनिंग कार्य, और उसके बाद जो है वो वो आपको बताता है कि फीजिबिलिटी स्टडीज और डिजाइन के माध्यम से किस प्रकार से आप जो है आप पैसा कमा सकते हैं, या यूएसटी कंपनी जो है वो पैसा कमा सकती है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे? और मैंने अपनी पिछली बैठकों में इसके बारे में जरूर बात की है, जब हम लोगों ने बातचीत कर रहे थे इस विषय के बारे में, परंतु कुछ पार्टनर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो कंपनी है उसको मुनाफा तभी प्राप्त होगा जब कमर्शियल परियोजनाएं शुरू होंगी। देखिए, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कंपनी जो है वो मुनाफा कमा सकती है बिना किसी निर्माण कार्य के भी, और एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग अपने हमारे जो है वो ऑर्डर्स हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, कंपनी को ऑर्डर्स प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो मुख्य गतिविधि है यूएसटी की, यूनिवर्सिटी सिंह टेक्नोलॉजीज की, और वो है इंजीनियरिंग गतिविधियों से। क्योंकि ये जो कंपनी है ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, और एक ये इंजीनियरिंग, या जो इंजीनियरिंग की जो हम बात कर रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? इसके अंदर जो है वो गतिविधियां आती हैं जैसे कि डिजाइनिंग, जहां पर आप परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। तो बहुत बार मैंने आपको ये भी बताया है कि कोई भी कमर्शियल परियोजना या कोई भी परियोजना किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मशीन के निर्माण के लिए हो या गाड़ियों के निर्माण के लिए हो, सारी की सारी चीजें डिजाइन से शुरू होती हैं। और सभी कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं उनका प्रथम चरण होता है जिसका नाम डिजाइन होता है, या यूं कह लीजिए कि फ्रंट एंड डिजाइनिंग कार्यक्रम, या यूं कह सकते हैं कि एक पूर्वाग्रह होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो पहले चरण से शुरू होती हैं। और प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो 3 से 5 से 10 या 15% पूरी परियोजना का जो है वो इस चरण में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जो जो प्रारंभिक डिजाइनिंग या डिजाइनिंग का जो कार्य होता है वो 10% का कुल लागत जो है वो ले सकता है। मैं औसतन एक बात कर रहा हूं। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि एक सामूहिक कंपनी जो है, या जो इंजीनियरिंग कंपनी है, उनके पास 10 या 20 ऑर्डर्स प्राप्त होते हैं प्रारंभिक डिजाइन के फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए। तो हम लोग यहाँ पर एक मैं उदाहरण के तौर पर हम ये मान सकते हैं कि देखिए, ये कोई आधिकारिक जानकारी मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि कंपनी के पास ये परियोजनाएं हैं, परंतु मैं केवल और केवल कुछ एक उदाहरण आपके लिए बना रहा हूं समझ के लिए। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कंपनी के पास 10 परियोजनाएं हैं पाइपलाइन के अंदर, जो कि $100 मिलियन प्रति योजना के अनुसार है। तो तो हर एक का परियोजना की जो लागत है वो न्यूनतम $100 मिलियन है। तो डिजाइन के ऊपर कितनी लागत जो है वो दी जाएगी? तो आप मुझे उत्तर जरूर बताइए। तो 100 मिलियन का 10% कितना होगा, मुझे बताइए। तो मैं आपसे अब प्रश्न पूछूंगा और आप मुझे उत्तर देंगे। 100 मिलियन का 10%, तो एक परियोजना जो है वो $100 मिलियन का है। तो कितना पैसा जो है वो इंजीनियरिंग कंपनी को दिया जाएगा डिजाइनिंग के लिए? तो कोई कह रहा है 10 मिलियन। जी हाँ, बिल्कुल। और और कंपनी के पास 10 ऐसी परियोजनाएं हैं। तो
तो अग्रिम भुगतान के रूप में डिजाइन के लिए कितने कितना कितना जो है वो भुगतान कंपनी को किया जाएगा? जी हाँ, $100 मिलियन, जो कि एक राजस्व के रूप में देखा जा सकता है, केवल और केवल डिजाइनिंग के लिए, प्रारंभिक डिजाइनिंग के लिए और फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए कंपनी को प्राप्त हो सकता है। तो कंपनी के पास डिजाइन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, तो उनको एक जो है $10 मिलियन प्रति परियोजना प्राप्त होती है। और कंपनी के पास ऐसे 10 परियोजनाएं हैं। तो कंपनी ने जो है राजस्व, देखिए मैं मुनाफा नहीं, राजस्व की बात कर रहा हूं, $100 मिलियन की। अब कंपनी के पास लागतें भी होती हैं, वेतन देना होता है, अलग अलग बोनसेस देने होते हैं। दूसरी कुछ ऐसी लागतें होती हैं जो कि स्थायी होती हैं, कार्य संचालन लागतें होती हैं। और इन सभी को घटाकर कंपनी के पास मिलियन डॉलर थे राजस्व के रूप में। उन्होंने अपनी लागत को का अनुमान लगाया, और उसके बाद उनको एक एक मुनाफा होता है। तो मुनाफा क्या होता है? राजस्व में से जब आप लागत को घटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि 50% कंपनी के पास 100 मिलियन में 50% कंपनी की लागत है, तो उन्होंने जो है 50% कंपनी के पास रहता है, 50% उन्होंने खर्च कर दिया। तो 10 परियोजनाएं हैं कंपनी के पास, उसकी कुल राजस्व जो है। और अब हम लोग ये कहते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर 8 परियोजनाएं जो थे उनका कार्यान्वयन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भूमि जो है उसका अधिग्रहण नहीं किया जा पाया। और एक परियोजना जो थी वो शुरुआत हुई एक ऐसे सरकार ने जिसका जो है वो समय खत्म हो गया। तो राजनीति जो थी, तो जो दूसरी जो पार्टी जब सत्ता में आई, तो उस पार्टी ने इस परियोजना के ऊपर काम नहीं किया। तीसरी परियोजना जो थी इसलिए कार्यान्वित नहीं हो पाई क्योंकि जो उसकी लोकेशन थी वो बदल दी गई, उसका स्थान बदल दिया गया। और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रैक है इसको यहाँ नहीं यहाँ डालना है। और जो कस्टमर है वो अतिरिक्त लागत जो है वो उसके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। तो अब 10 में से केवल और केवल 2 परियोजनाएं जो हैं वो आगे बढ़ी। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न आपसे है, और इसका उत्तर भी मैं आपको दे चुका हूं। तो क्या कंपनी को वाकई में, या यूं कह लीजिए कि कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो मुनाफे को, नहीं ऐसा नहीं, क्या ये जरूरी है कंपनी के लिए कि वो निर्माण शुरू करे ताकि मुनाफा उसको हो? जी नहीं। देखिए, प्री डिजाइन, पूर्व डिजाइन, साथ ही साथ फिजिबिलिटी जो स्टडीज हैं उससे भी, डिजाइन से भी आपको जो है वो पैसा प्राप्त होता है। यूनिट्स की कंपनी को, यूनिट्स की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को फायदा होता है। और ये कहाँ से हो रहा है? जब आप फिजिबिलिटी प्रारंभिक चरण के अंदर आपको प्राप्त होते हैं, डिजाइनिंग चरण में आपको कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। और क्या स्रोत हो सकते हैं राजस्व के? तो हमने जैसा कहा कि इंजीनियरिंग, तो और किस प्रकार से कंपनी जो है वो पूरे के पूरे आने वाले समय में राजस्व को बढ़ा सकती है, जब एक बार परियोजना जो है वो कमर्शियली शुरू की जा सके। तो एक और विकल्प स्रोत, आय का और क्या स्रोत हो सकता है कंपनी के लिए? तो कोई कह रहा है कि यूपॉड्स की बिक्री, और आप कह रहे हैं कि रोलिंग स्टॉक्स की बिक्री, तो ये ऑर्डर का हिस्सा होगा। तो ये हो सकता है। और जो कि जब आप विस्तार करते हैं, जब उत्पादन का विस्तार करते हैं, कोई कह रहा है निर्माण। देखिए दोस्तों, जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं, कमर्शियल परियोजनाओं का मतलब ये है कि जो स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो निर्माण करते हैं। तो कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का जो है वो
वो वो रख रखा वो जो है उसकी निगरानी रखेगी। तो कोई कह रहा है मेंटेनेंस, रख रखाव। तो जैसे कि रिपेयर्स, या अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि कंपनी के पास जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, कि कंपनी जो है वो दूसरी संरचनाओं को निर्माण कर सकती है। जैसे कि कंपनी को पुल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, या दूसरी चीजें जो कि डॉक्टर यूनिट्स्की जो है जिसके ऊपर वो कार्य कर सकते हैं, जिनके बारे में उनको जानकारी है, और उनकी और जो उनका जो जो पूरे इंजीनियरिंग स्टाफ है जो इसके ऊपर कार्य कर सकता है। और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक इंजीनियरिंग स्कूल है। तो दूसरी चीजों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि पुल। तो रोलिंग स्टॉक की बिक्री, मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि रॉयल्टीज, जो कि जो कि ऑपरेशन से जो कि आपको प्राप्त होती हैं। और मैंने यहाँ पर ये प्रश्न पूछा था, तो जो है कंपनी के पास यहाँ पर बौद्धिक संपदा है। और ये बिल्कुल तार्किक है कि कुछ परियोजनाओं के अंदर कंपनी जो है वो लाइसेंस समझौतों के अंदर भी भाग लेगी, और उसके माध्यम से उनको रॉयल्टी भी प्राप्त होगी। तो एक 100% जो है वो उनको एक आय के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि सभी कमर्शियल परियोजनाओं के लिए अलग अलग शर्तें और नियम हो सकते हैं, और जो समझौता होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो हर एक कमर्शियल परियोजना जो है वो अलग अलग तरीके से, हर एक के लिए अलग अलग तरीके से वो उसका निर्माण किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि जब एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब आपको कस्टमर आकर ये कह सकता है कि आप अपना जो है वो डिजाइन जो है, कि हम लोग आपको डिजाइन के लिए जो है वो पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब पूरा का पूरा हम लोग जिस फैसिलिटी का निर्माण करेंगे तो उसके अंदर जो है आपको हम भागीदारी देंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, इंजीनियरिंग कंपनी के पास ऐसा कुछ प्रस्ताव आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जहां पर जो इंजीनियरिंग कंपनी है जिन फैसिलिटीज का निर्माण कर रही है उन परियोजनाओं के अंदर वो मालिकाना हक रखेंगी। तो जैसे कि कंपनी जो है वो जब जब परियोजना बन जाएगी और टिकटें बिकेंगी, तो उसके अंदर एक हिस्सा कंपनी का भी होगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी की सभी परियोजनाएं ऐसी ही होंगी, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि ये एक संभावना है कि यहां पर कंपनी जो है वो सहमालिक बन सकती है उस परियोजना की, उस कमर्शियल परियोजना की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस विनिर्माण अवसंरचना परियोजनाओं की। जैसे कि अगर परियोजना है जहां पर आपको टिकटें लेनी पड़ती हैं, जैसे कि यातायात के लिए टिकटों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो टिकटें खरीदनी पड़ती हैं। और हो सकता है कि आप जो है गुड्स, यानी कि आप मालवाहक जो है वो कंपनी जो है वो मालवाहक के लिए जो है अवसंरचना बना रही है और आप उसके अंदर पार्टनर हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जब आप मुनाफे की बात करते हैं तो एक बड़ी आय वहां से भी आ सकती है। तो मीका कह रही हैं कि अभी जो कि हमारे पास जो है हम मुनाफा जो है वो अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्या मुनाफा होगा। तो इन परियोजनाओं से बहुत कम मुनाफा होने वाला है। देखिए, एक सटीक संख्या देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं केवल आपको मुनाफे के स्रोत बता सकता हूं। तो अगर आप ये प्रश्न डॉक्टर यूनिस्की से पूछेंगे तो डॉक्टर यूनिस्की जो है वो आपको दर्जनों तरीके बता सकते हैं। मैंने तो केवल आपको आधे दर्जन बताए हैं जो कि उनके दिमाग में आ सकते हैं। तो मैं केवल और केवल आपको जो है 5 या 6 मैंने आपको बताया है कि क्या स्रोत हो सकते हैं मुनाफे के। तो आपको एक सटीक स्रोतों की संख्या मैं नहीं बता सकता हूं। जैसे कि मिखाइल, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि सटीक संख्या, कि
कि एप्पल की या गूगल की के राजस्व जो है वो अनुमान, पूर्व अनुमान कितना होगा, देखिए वो सब बाजार के ऊपर निर्भर करता है। तो आपने जो टिप्पणी की है मिखाइल, तो हम लोग यहाँ पर आपको मैं उसी के अंतर्गत आपको बता रहा हूं कि ये एक व्यवसाय है, परंतु आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब जो है ये बौद्धिक संपदा है। और ये इसका कितना जो है ये ये तकनीक या ये प्रौद्योगिकी है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, और कंपनी जब सार्वजनिक होगी, जब पब्लिक होगी, ये आज नहीं तो कल ये होगा, तो एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो इस चीज के ऊपर लगाई जाएगी कि बौद्धिक संपदा का मूल्य क्या है। तो पूरे के पूरे कंपनी का पूंजीकरण जो है वो केवल और केवल कमर्शियल परियोजनाओं से नहीं, बल्कि कि बाजार में कितनी मांग है और बाजार में कितनी कंपनी शेयर्स की मांग है जब कंपनी अपना आईपीओ शुरू करेगी और कंपनी जो है वो दूसरे एक्सचेंजेस पे सूचीबद्ध होगी। तो अब अगर हम मिहाइल की जो टिप्पणी है, जो कि वो कह रहे हैं कि मुनाफा जो है वो हर एक निवेशक के पास बहुत थोड़ा आने वाला है, तो अब यहां पर बहुत ही दिलचस्प चीज आने वाली है। मैंने आपको एप्पल का उदाहरण दिया, तो ये वो कंपनियां हैं जिनके पास केवल और केवल आईटी के उत्पाद हैं, वर्चुअल उत्पाद हैं, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है ये जो है ये ठोस परिसंपत्ति होगी इनके पास, जहां पर आपके पास हजारों किलोमीटर की जो जो रेल लाइन होगी, आपके पास ट्रैक्स होंगे, भूमि होगी, और इसके ऊपर आप जो है आप मूल्यांकन कर सकते हैं। और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बाद जो ये ठोस परिसंपत्ति होगी वो उसके मूल्य को बढ़ाएगी, और बाजार में जो उसकी मांग है वो उसके मूल्यांकन को और बढ़ाएगी। तो इस प्रकार जो कंपनी का पूरा पूंजीकरण जो है वो उसका अनुमान लगाया जाता है। तो तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हजारों लोगों ने जो है यहाँ पर या लाखों लोगों ने निवेश किया है इस कंपनी के ऊपर। और अगर आप एप्पल और गूगल का उदाहरण अभी लेते हैं, तो ये $1 ट्रिलियन कंपनी है, लेकिन उनके पास कोई परिसंपत्ति नहीं है, $1 ट्रिलियन की परिसंपत्ति उनके पास नहीं है। और उनके पृष्ठभूमि में जो है वो परिसंपत्ति नहीं है जितना उनके बाजार में उनका मूल्यांकन है। और जो वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते, वो नहीं समझ पाते कि इस कंपनी का मूल्य इतना ज्यादा क्यों है। लेकिन जितना भी बाजार का उनका मूल्यांकन है, उसकी पृष्ठभूमि पर इतनी परिसंपत्ति उनके पास नहीं होती है, ये सारी की सारी चीजों का अनुमान लगता है। यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बिल्कुल अलग कंपनी है, इसकी क्षमता बिल्कुल अलग है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आने वाले भविष्य के अंदर यूएसटी कंपनी जो है वो हो सकता है कि पूरे विश्व में सबसे महंगी कंपनी बन जाए, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी ऊपर आधारित है, जो कि ये ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ठोस परिसंपत्ति होगी। वो सारी चीजें जो कि पूरी जो कि जिंदगी में जो कि आपकी व्यवहारिक जिंदगी में इस्तेमाल होती है, भूमि होगी, ट्रैक्स होंगे, पॉड्स होंगे, ये सारी की सारी परिसंपत्ति होगी। तो 2025 2026 तो कंपनी जो है उसने अभी तक जो है नई परियोजना पे विनिर्माण शुरू नहीं किया है। पहली परियोजना जो है जो वो एक्वारेल के अंदर शुरू किया है। और जो प्रौद्योगिकी जो है वो दृश्यमान हो सकती है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये प्रौद्योगिकी काम नहीं करेगी। हम लोगों ने उससे कहीं आगे हम लोगों ने कार्य कर लिया है, इसका कार्यान्वयन हो चुका है। अब हम नए नए कमर्शियल परियोजनाओं का इस्तेमाल का होने का उसके कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम इसका इंतजार कर रहे हैं तो कंपनी जो है वो अपने राजस्व को निकाल रही है इंजीनियरिंग के माध्यम से, फ्रंट एंड डिजाइन के माध्यम से, पूर्व डिजाइन के माध्यम से, उन ऑर्डर्स के लिए, उन परियोजनाओं के लिए जो कि उसकी पाइपलाइन के अंदर है। और मैं यहाँ पर एक दो तीन परियोजनाओं की नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पर दर्जनों परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। और कंपनी जो है उसके माध्यम से राजस्व
जो है वो बना सकती है, और उसके अंदर से लागत घटाकर जो है वो शुद्ध लाभ बता सकती है। और फिर जीटीआई जो है वो एक निर्णय ले सकता है कि कब ये मुनाफा जो है वो शेयरधारकों के साथ साझा किया जा सकता है, और किस किस माध्यम से, किस रूप में ये जो है ये शेयरधारकों को प्राप्त होगा। 2024 का अगर आपको याद हो, तो जब मुनाफा आता है तो उसके बाद एक फॉर्मूला लगता है। तो एक हिस्सा है जो राजस्व का, वो पुनः निवेश के लिए इस्तेमाल होता है, और जो बाकी का हिस्सा है वो पूरे के पूरे निवेशकों के साथ साझा किया जाएगा। परंतु क्या वो इस साल कर पाएंगे कि नहीं, ये वक्त बताएगा। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बैठकों में हमने बातचीत की है। परंतु याद रखिएगा कि जो जो ढांचा है, जो कि वित्तीय और कानूनी ढांचा है, जिसको भुगतान करने के लिए, जो कि लाभांश भुगतान करने के लिए आवश्यक है, वो होना बहुत आवश्यक है। परंतु कुछ लोग अभी भी जो है वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि डॉक्टर यूनिट्स्की ने अभी तक कोई वायदा नहीं किया कि 2025 में वो लाभांश देंगे। अगर हम उनके शब्दों को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो रिपोर्ट 2023 और 2024 में जो वीडियो रिपोर्ट उन्होंने जारी की थी, उन्होंने कहा कि जो एक कानूनी और वित्तीय ढांचा है उसका निर्माण किया जा रहा है, ताकि निवेशकों को जो है वो उनको लाभांश या उनको जो है वो वो हिस्सेदारी दी जा सके। और जो पार्टनर्स जो अपने देशों में, अपने शहरों में, वो जो ये कह रहे हैं कि जो लाभांश है 2025 में दिए जाएंगे, तो मुझे उनसे जलन नहीं हो रही, पर बल्कि मुझे उन पर दया आ रही है कि वो जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी को सुनते हुए कहते हैं कि 2025 में आपको लाभांश प्राप्त होगा, तो आप उसको जरूर रिकॉर्ड कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कीजिएगा। और यदि हम देखेंगे कि हमारे पार्टनर्स ऐसी गुमराह करने वाली जानकारी लोगों को दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो संस्थापक हैं उनके नाम को धूमिल कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी को धूमिल कर रहे हैं, और अगर ऐसे पार्टनर्स कर रहे हैं और जो कि ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, तो हम लोग उनको ब्लॉक कर देंगे, उनको निषेध कर देंगे, और वो हमारे जो है पार्टनरशिप नेटवर्क के अंदर, सहबद्ध नेटवर्क के अंदर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ये जो जो पार्टनर्स हैं वो हमारे कार्य को, क्राउड इन्वेस्टिंग को, साथ ही साथ क्राउड फंडिंग कंपनी को भी जो है मुश्किल में डालती है। तो आपको यहाँ पर सही समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से यूएसटी जो है उसका निर्माण किया गया है, किस प्रकार से जो मुनाफा है वो वो प्राप्त हो सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जानकारी आपको दी जा रही है उसको सही तरीके से आप उसको लें, और ऐसे ना सुने जो आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि हमें पहले भी पता है कि लोग जो है वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और उसके बाद वो गलत जानकारी को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो तो उसके बाद जो नतीजे हैं वो वाकई में बहुत बहुत जो है वो अच्छे नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो संदेश देना चाहता हूँ वो संदेश मैंने आपको दे दिया। तो ये मुख्य चीजें थी जिसके बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहता था। और मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। हम लोगों ने संरचना, कंपनी यूएसटी की संरचना के बारे में चर्चा की। हमने चर्चा की कि मुनाफा जो है वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। और फिर हम लोगों ने जो है बात की, हमारी समझ की, ये सूझबूझ की, जो क्यों महत्वपूर्ण है कि कि सही जानकारी किस प्रकार से लोगों को दी जानी चाहिए। तो देखिए, जब हम मुनाफे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुनाफा जो है वो इस साल बनेगा और उसको साझा किया जाएगा। देखिए, हम लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं, परंतु ये कैसे होगा, किस प्रारूप में होगा, ये समय ही बताएगा। और समय जो है वो सही चीजों को सही समय उजागर करेगा। तो दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? क्या आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं? तो मुझे थोड़ा सा संकेत दीजिए। धन्यवाद।
तो सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। एंड्रे ने लिखा है कि जी हाँ, धन्यवाद। तो एक हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात की है। उन्होंने बिंदु दिए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको गूगल ट्रांसलेट पर मैं अनुवाद कर रहा हूँ। एक क्षण दीजिए मुझे। तो मैं ये यहाँ पर तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, सारी की सारी चीजें स्पष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैक्सिम, आपका बहुत ही अच्छा सत्र रहा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कह रहे हैं धन्यवाद, और मैं एक बार फिर सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाल कर मुझे सुना। और मुझे उम्मीद है कि ये एक जो जानकारी जो आपको पहले प्राप्त हुई है उसको और ठोस रूप प्रदान करेगा। आप कुछ लोगों के लिए ये नई जानकारी होगी, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी अपनी व्यक्तिगत समझ के लिए कि किस प्रकार सारी की सारी चीजें कार्य करती हैं। आपको समझने के लिए कि किस समूहिक कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, और किस ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ आप जुड़े हुए हैं, और एक कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये व्यवसाय चल रहा है, और सारी की सारी चीजों का प्रबंधन बहुत ही पर्याप्त रूप से किया जा रहा है, और व्यवसायिक प्रक्रियाएं जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगा ये समझने के लिए कि आप एक सह मालिक हैं पूरे विश्व की एक लीडिंग कंपनी के। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है कि मैं ऐसी प्रौद्योगिकी का सह मालिक हूं, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि किसी क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। और ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि हमारे आंखों के सामने हो रही है, वो वास्तविक रूप ले रही है। और हम लोग केवल अब अनुमान ही लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, पूंजीकरण की क्या क्या संभावनाएं हैं पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज की, और क्या क्या संभावनाएं पूरे विश्व में मौजूद हैं कि किस प्रकार से हम लोग वैश्विक स्तर के ऊपर इस प्रौद्योगिकी का विस्तार करेंगे सभी महाद्वीपों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस समय का। और मैं यहाँ पर आप सभी को निमंत्रण देना चाहूंगा, जो कि आज जो लोग आज की बैठक नहीं कर पाए, तो मैं निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप अगली हमारी कल की बैठक में जरूर हिस्सा लीजिए, जहां पर हम लोग पुनः ब्रांडिंग की बात करेंगे, माइक्रोन ग्लोबल के बारे में, जो कि फरवरी और मार्च में जो एक प्रकार से समय सारणी होगी कि कौन कौन से चरण किसके बाद होंगे। तो हम लोग 6 बजे कीव समय के अनुसार, 9:30 बजे भारत समय के अनुसार हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। यदि आपने अभी तक वो नहीं आपने आपको अगर निमंत्रण नहीं प्राप्त किया है उस बंद बैठक का, तो आप अपने बैक ऑफिस पर जाकर इस निमंत्रण को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मिलकर काम करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हम लोग अपने मार्केटिंग के बारे में कल चर्चा करेंगे, और और किस दिशा में हमारे विपणन गतिविधियां जाएंगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज जाएंगी, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी संध्या शुभ हो। और हमारी जो सार्वजनिक बैठक होगी वो गुरुवार को होगी, 30 जनवरी को। और हम लोग अपने समय के अनुसार उसको गुरुवार को करेंगे। तो दोस्तों, इसी इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तो आपकी संध्या जो है वो शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।